Hello guys, welcome on your YouTube channel ComTV. ComTV IT channel provides the students, aspirants, competitors very purified version of the gist of the NCERT of the folder Indian Polity and Constitution. ऐसा क्यों कॉन्सेप्ट है कि जब विद्यार्थी जाते हैं कंफ्यूज रहते हैं एग्जामिनेशन में, तो मैंने सोचा कुछ ऐसी सीरीज लेके आते हैं कि जो कन्फ्यूजन को दूर करेगी। स्टडी का एक नया तरीका कि जो कभी भी माइंड स्लिप ना हो, ऐसे तरीकों को आजमाते हुए कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल ने एक नया सिंथेसाइज प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ इन कन्फ्यूज्ड इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। इस ब्लॉग्स, इस क्लासेस और इस लेक्चर्स के अंतर्गत हम ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की रीढ़ है, बोन ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमारा महत्वपूर्ण लेक्चर है अपीली क्षेत्राधिकार, अपील जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अपील क्षेत्राधिकार क्या है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या है? अपील करने की सर्वोच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति न्यायालय के बिना, कोई भी व्यक्ति न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, न्यायालय मान लीजिए निर्णय दे दिया तो उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं, विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है डिसीजन तो फिर आप अपील कहीं नहीं करेंगे, लास्ट अपीलेट बॉडी। लेकिन उच्च न्यायालय का ऐसा प्रमाण पत्र होता है, लेकिन हाईकोर्ट को ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि क्यों आप उच्च न्यायालय में जा रहे हैं। तो हाई कोर्ट को ऐसा प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा जिसके लिए आप कर रहे हैं, मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने लायक है। देखिए, उच्चतम न्यायालय अपील का सर्वोच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट को भी ऐसा प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लायक है, अर्थात उस मुकदमे में, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या जो हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है तो देखिए, शर्त क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लायक है वह मुकदमा, यानी कि उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। मतलब ऐसा उलझा हुआ मामला है जिसमें कि संविधान या कानून की व्याख्या करने का कोई गंभीर मामला है, तो इसलिए हम पहुंचेंगे सर्वोच्च न्यायालय के द्वार तक। अन्यथा हाई कोर्ट के द्वार तक हमें डिसीजन मिल जाना चाहिए था। अगर फौजदारी के मामले में क्रिमिनल बोलते हैं फौजदारी को, अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत को मतलब लोअर कोर्ट जो भी होगी उनसे लोअर कोर्ट, निचली अदालत किसी को फांसी की सजा देती है, किसी को फांसी की सजा देते क्या होगा? तो उसकी अपील
तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। कि मामला क्या हो गया, बहुत ही गंभीर हो गया, कानून की व्याख्या करने की बात आ गई। यदि किसी मुकदमे में और यदि किसी केस में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट के नीचे, अगर किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे कि आप अपील मत करिए सुप्रीम कोर्ट में, कि आप नहीं अपील कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, या रोक दिया इन्होंने हाई कोर्ट में, तो तब भी सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति है, ऐसी पावर है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे में की गई अपील सुन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का सर्वोच्चतम न्यायालय है, और कोई भी व्यक्ति न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को ऐसा प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मामला, वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, यानी कि उसमें संविधान या कानून, उस मामले में संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे, अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत, सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे, कौन सी सजा दे दे, फांसी की सजा दे दे, तो अपील कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। और यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे, क्या न दे, अपील की आज्ञा न दे, तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ही शक्ति है, पास ही शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील, वह उस मुकदमे में की गई अपील सुन सकता है। क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उस मुकदमे में की गई अपील को सुन सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार। आप लोग नोट डाउन करिए अपनी कॉपी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस समय, अपीली क्षेत्राधिकार। हम अभी रिवीजन करेंगे इसका। सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार क्या कहता है, पहले हम इसको समझेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार है, देखिए, अपीलेट जुरिडिक्शन जो होता है, अपीलेट जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव डिस्क्राइब्ड दैट कि सुप्रीम कोर्ट अपील का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट को ऐसा प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, यानी कि उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा हुआ है, वैसा गंभीर मामला उलझा हुआ है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा देती है, कौन सी सजा देती है, फांसी की सजा दे दे, तो अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। और यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय को अपील की आज्ञा न दे, उच्च न्यायालय अगर अपील की आज्ञा न दे, तब भी उच्चतम न्यायालय के पास ये शक्ति होती है कि वह मुकदमे की गई अपील को, मुकदमे में की गई अपील को सुन सकता है। मुकदमे में अब हम मिटाते हैं, आगे का और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसके बाद।
अब इसमें और भी पॉइंट हमको डिस्कस करना है। अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो मन लगा के आप लोग ये लेक्चर देखिए। कॉम्टेरिया बड़े ही परिश्रम से इस लेक्चर्स को बना रहा है और बड़े ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स को समायोजित करके देखिए। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के, अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे में, पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करके, पर पुनर्विचार मतलब दोबारा विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पुनर्विचार। पूरे सुप्रीम कोर्ट पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा। क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा। जो मुकदमा है, जो मामला उसके पास आया है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दे की, उसके कानूनी मुद्दे की क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा। क्या करेगा? पुनर्विचार करेगा। फिर से उसको विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की, उस मुकदमे की कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। दोबारा जांच करेगा, यही है पुनर्विचार करने का मतलब। तो फिर वो कानूनी मुद्दे की दोबारा जांच करेगा उसके अंतर्गत। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है जांच के उपरांत, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ, कानून या संविधान, देखिए जिसके थ्रू वो सजा दी गई, संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालत ने दिया है, जो फैसला दिया है, जो निचली का मतलब या तो हाई कोर्ट या तो आपके जूनियर डिवीजन के अपर कोर्ट, जो निचली अदालतों ने समझा, अदालतों मतलब कि तीनों अदालत की बात कर ली, जूनियर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट का हायर डिवीजन और हाई कोर्ट, जो जितनी भी निचली अदालतों ने का वह अर्थ नहीं है जो कि निचली अदालतों ने समझा, तो मतलब कि नहीं समझ पाए अगर, और सुप्रीम कोर्ट समझ गया इस मामले को कुछ इसमें गड़बड़ है, तो वो कहता है सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है, वह अर्थ नहीं है जो कि निचली अदालतों ने समझा, मतलब निचली अदालत ने क्या समझ के फैसला दिया, अगर वो कानून और संविधान के उस अर्थ को नहीं समझ पाए अपने फैसले में जो उन्होंने दिया, तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय उसके निर्णय को बदल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट उनके निर्णय को बदल सकता है। उनके निर्णय को बदल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट उनके निर्णय को बदल सकता है। और हाई कोर्ट को भी अपने नीचे की अदालतों, जिला और सत्र न्यायालय, नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध, के निर्णय जो निर्णय दिया है के विरुद्ध, नहीं देखते हाई कोर्ट से स्टे लेके चले आते हैं, काम रुक जाता है, तो के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास अपीली क्षेत्राधिकार है, उसी तरह हाई कोर्ट के पास भी अपने जूनियर कोर्ट्स के प्रति अपीली क्षेत्राधिकार है। उसको अगर लगता है कि कानून या संविधान के किसी भी अर्थ नहीं निकला है निचली अदालत के फैसले में, तो हाई कोर्ट भी इस फैसले को क्या कर सकता है? पुनर्विचार करके अपना निर्णय दे सकता है और निर्णय को बदल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसमें कानूनी मुद्दों को दोबारा जांच करेगा, कानूनी मुद्दों की। और अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो कि निचली अदालतों ने समझा, तो सर्वोच्च न्यायालय उसके निर्णय को बदल सकता है
और हाई कोर्ट को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार से जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को अपने निचले न्यायालयों के प्रति अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब हम अगला टॉपिक आज पढ़ेंगे। अभी एग्जामिनेशंस भी बहुत नजदीक आ रहे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे और नए नए टॉपिक्स को पढ़ते चलेंगे। हम क्लेरिफाई कर रहे हैं प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी या क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी को। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, देखिए क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या है ये? We have now discussed the court of the records, court of record, that अभिलेख न्यायालय। ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है? आखिर ये कैसी हेडिंग है जो हमने भी डाली? अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब है? न्यायालय की ये कैसी पावर्स हैं, ये कैसे सिस्टम्स है कि अपीलेट है, फिर अभिलेख न्यायालय है, उसके बाद हमारे सिविल कानून थे, फौजदारी कानून थे। तो अभिलेख न्यायालय के बारे में हम चर्चा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 129, संविधान के अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख यानी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। कौन है इस कैटेगरी का न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। कौन? संविधान का अनुच्छेद 129, बहुत बड़ा बड़ा मैंने इसीलिए लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट हैव डिसाइडेड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय के दो लक्षण होते हैं, इनके दो लक्षण होते हैं। किस प्रकार के न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बोला जाएगा? तो इसके लिए इनके दो लक्षण होने चाहिए। पहला लक्षण है, किस प्रकार की कोर्ट होनी चाहिए? निर्णय और कार्यवाहियां लिखित होती हैं। इसमें क्या होती है? निर्णय व कार्यवाहियां लिखित होती हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट है एक तरह का अभिलेख न्यायालय घोषित किया है संविधान के 129 अनुच्छेद ने। तो इसके दो लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है कि निर्णय और कार्रवाइयां, अभिलेख न्यायालय में निर्णय और कार्रवाइयां लिखित होती हैं और अभिलेख के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती हैं। रिकॉर्ड के रूप में मतलब ओरल नहीं होता है, सब कुछ रिटन होता है, रखी जाती है। सारी चीजों का यहाँ रिकॉर्ड बनता है, एक अभिलेख बनता है। अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड। तो ऐसे न्यायालय जिनमें निर्णय व कार्यवाहियां लिखित होती हैं और अभिलेख को अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं, ऐसे न्यायालय को। और ऐसे अभिलेख यानी ऐसे रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय हो, मतलब छोटे न्यायालय हो। अधीनस्थ ऐसे रिकॉर्ड जो है अपने से सबऑर्डिनेट न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय लेने से पूर्व देखते हैं, पूर्व निर्णय यानी प्रेसिडेंट के रूप में, मतलब कि ये निर्णय हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसी के आधार पे हम अधीनस्थ वाले जो हैं निर्णय कर सकते हैं। तो ऐसे न्यायालय जिसमें निर्णय और कार्यवाहियां लिखित होती हैं और अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं, और ऐसे अभिलेख अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय या प्रेसिडेंट के रूप में, प्रेजेंट के रूप में पेश किए जा सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब क्या बताया था? पूर्व निर्णय
मतलब पूर्व निर्णय के रूप में, प्रेजेंट के रूप में पेश किए जा सकते हैं। हमारे अभिलेख न्यायालय के जो भी निर्णय है वो हमारे अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय के रूप में पेश किए जा सकते हैं कि ऐसा निर्णय हुआ है। रूबी बनाम मान लीजिए ये केस है, कुछ एग्जांपल ले लीजिए, तो वो अगर रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में केस, तो उस केस को ही, उसी पूर्व निर्णय को ही मान लेंगे कि यथा उसी के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय निर्णय कर देते हैं। तो इस तरह की बात कही जा रही है, अभिलेख न्यायालय पेश किए जा सकते हैं। इस प्रकार इनके सभी, मतलब अभिलेख न्यायालय के सभी, इनके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक, निर्णयों का साक्ष्यात्मक मतलब प्रूफ के साथ साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, मान लिया जाता है, पूरे जगह इसको माना जाएगा कि अभिलेख सत्य है पूरे देश में, और इस पर किसी न्यायालय, और इस अभिलेख पर, इस सत्य पर, इस पर किसी न्यायालय, कोई भी हो, चाहे हाई कोर्ट है या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है, किसी न्यायालय, इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह, क्योंकि यह पूर्व निर्णय है, में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, क्वेश्चनरीज नहीं हो सकती, नहीं लगाया जा सकता। ये भारतीय न्यायपालिका का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोगों को भी इंटरेस्ट फील हो रहा होगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से, ये कोड ऑफ रिकॉर्ड, व्हाट यू मीन बाय कोड ऑफ द रिकॉर्ड। द कोड ऑफ द रिकॉर्ड इज एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनरी दैट हैज द बॉडी नेम्ड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही कोड ऑफ रिकॉर्ड का या अभिलेखा का, अभिलेख न्यायालय के रूप में न्यायालय नियुक्त किए गए हैं, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीमेसी है द आल्सो कोड ऑफ रिकॉर्ड। कोड ऑफ रिकॉर्ड क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। कोड ऑफ रिकॉर्ड इज इन इंडिया इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट। अभिलेख न्यायालय हमारे यहाँ किसको मान लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को ही हम अभिलेख न्यायालय मानते हैं, जिसके अभिलेखों के, जिसके रिकॉर्ड्स के, जिसके पूर्व निर्णय के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दे और उसके निर्णय को ही सर्वत्र माना जाएगा और उसी के आधार पे आप पूरा निर्णय दे सकते हो। उसके निर्णय को आप बदल नहीं सकते, काट नहीं सकते, उसकी विरोध नहीं कर सकते। तो ऐसे ही न्यायालय को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 129 द सुप्रीम कोर्ट हैव पावर्स टू recorded as namely as a court of record announces as the court of the record which is Supreme Court. There are two characteristics of the court of the records that are कि निर्णय और कार्रवाइयां लिखित होती हैं, इन रिटन में होता है सारा निर्णय और कार्रवाइयां, और इसके अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं, रिकॉर्ड के रूप में हमारे पास रहती है। वहां पे सब कुछ रिकॉर्ड होता है, वादी प्रतिवादी सबका बयान, जज के सारे निर्णय, सारी कार्रवाइयां, जो भी हम बोलते हैं लिखते हैं, सब कुछ वहां लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसे रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय या प्रेसिडेंट के रूप में पेश किए जा सकते हैं, और ऐसे न्यायालयों के, अभिलेख न्यायालय के सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, मतलब कि यह पूरा प्रूफ होता है, इनका एक साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, और इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, कोई भी न्यायालय इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। अब हम रिवीजन करेंगे एक बार और लास्ट। देखिए, व्हाट इज यू मीन बाय द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स? व्हाट यू मीन बाय द कोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज द सुप्रीम कोर्ट अनाउंसेस एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट of India is announces at the court of record. There are two characteristics which is held for the court of the record. The now one is that कि इसके रिजल्ट्स हैं, जो कार्रवाइयां हैं, जो लिखित होती हैं, रिटन में होती है और रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती हैं, और ऐसे रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के समक्ष पूर्व निर्णय प्रेजेंट के रूप में पेश किए जा सकते हैं। और अभिलेख न्यायालय के सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, साक्ष्यात्मक मूल्य, प्रूफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ प्रूफ होता है। और इस पर, मतलब अभिलेख न्यायालय पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह, देयर हैव नो क्वेश्चन मार्क, नो क्वेश्चन मार्क, कोई प्रकार का क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगा सकते, नहीं लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से आज का हमारा लेक्चर रहा। अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया है कैरेक्टरिस्टिक का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के, और हमारे पास एक पॉइंट और है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसको भी हम देख लेते हैं। ऐसे न्यायालय द्वारा अपने अवमानना, ये सेकंड पॉइंट है,
इनकी अवमानना ऐसे न्यायालय द्वारा अपने अवमानना मतलब कंटेम्प्ट अपनी अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। जो भी इनकी अवमानना करेगा उसके लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। यही दो मेन लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के। अभिलेख न्यायालय द्वारा अपने अवमानना के लिए कंटेम्प्ट के लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ये दूसरी पॉइंट। तो आर्टिकल 129 से था कि निर्णय और कार्रवाइयां लिखित होती हैं, रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती हैं। ऐसे रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्ण निर्णय या प्रेजेंट के रूप में पेश किए जा सकते हैं और इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और अभिलेख न्यायालय पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है और अपनी अवमानना या कंटेम्प्ट के लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। यही था आज का हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स की श्रृंखलाएं लेकर हमेशा आपके समक्ष उपस्थित होता रहेगा आपका चहेता चैनल कॉम्टेरिया नित्य नियमित शिक्षा के एक नए आयाम स्थापित करके एक नया कॉन्सेप्ट विद्यार्थियों के समक्ष लाया है। क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज कि विद्यार्थी कंप्यूटर स्टूडेंट को एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज होता है। ऐसे जो हम फील करते हैं कि किस प्रकार से कंफ्यूजन की वो तार जो है आती होगी माइंड में कि हम कंफ्यूज हो गए, तो ऐसी ही फीलिंग को दूर करने के लिए, ऐसे ही प्रॉब्लम के सलूशन के लिए ऐसे सिंथेसाइज लेक्चर्स लेकर कॉम्टेरिया इस पर पूरा वर्क कर रहा है। किस प्रकार से थिंक करता है स्टूडेंट जबकि वो फेस करता है क्वेश्चन पेपर को, ऐसी ही फीलिंग, ऐसी ही इंटरफेरेंस, ऐसे ही अपीयरेंसेस को फील करके और इसी प्रकार से पूरी एनसीईआरटी को एब्जॉर्ब करके एक सिंथेटिकल फॉर्म में हम फ्रेम करते हैं। और हमारा फ्रेमिंग फोल्डर है इस समय इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम पूरा प्रयास कर रहा हूं मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से यहाँ पर व्हाइट बोर्ड और स्केच के माध्यम से समझाने का। माध्यम पे न जाएं, डिजिटल बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, कुछ भी हो, वॉइस हमारी क्लियर है, आपके पास कॉन्सेप्ट जा रहा है। यू हैव टू मेक अ सुपीरियर नोट्स, you have to make excellent notes from the lectures of Indian Polity and Constitution that are our subject. Our folder is now at one stage that Indian Polity and Constitution. Now if there any confusion in Indian Polity and Constitution, you will see the lectures of the YT channel Comteria, and if you judge that the channel is best, then you like videos, share videos and share to your friends, families and all एजुकेशन एब्जॉर्वर्स जो भी नीडी हैं, जो भी ज्ञान में पासू हैं, उनको भी बताइए ये चैनल के बारे में। देखिए, जो देखते हो चैनल को एब्जॉर्व करते हैं नॉलेज को। नॉलेज हर जगह यूनिवर्स में, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सोशल मीडिया पे पूरा प्रयास कॉम्टेरिया कर रहा है कि डू माई बेस्ट इन द गिवन फोल्डर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ। और कैसा लगता है आपको लेक्चर्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आपके समक्ष होगा। नवरात्रि की आप सभी लोगों को फिर से कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय मां भगवती, जय मां आदिशक्ति, जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर के साथ फिर आपके समक्ष हम बहुत ही जल्द प्रस्तुत होंगे। हर हर महादेव।